अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्नों को आपके साथ खोलते हैं और भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़ी गतिविधियां, वहां की सांस्कृतिक झलक, कला और संस्कृति से आपको रूबरू करवाते हैं। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होता हूं मैं आपके बीच, कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। आज के इस अंक में भी बहुत कुछ विशेष आपके लिए हम लाए हैं। श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में हमने इस कार्यक्रम में बार बार चर्चा की भी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हम पूर्वोत्तर राज्यों के एक रोचक सफर पर आपको लिए चलते हैं। इस रोमांचक सफर में आपको निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत की सैर का एक अनुभव मिलेगा। तो आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, कौन से वो प्रमुख स्थल हैं जो हमेशा हमें खींचते हैं अपनी ओर। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। आज हम भारत के उस हिस्से की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे प्रकृति ने भरपूर सौंदर्य प्रदान किया है। उत्तर पूर्वी भारत ये क्षेत्र अपने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, रहस्यमय गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यहाँ का तवांग मठ न केवल भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मठ बौद्ध संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर मानो मन को एक अलौकिक शांति मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक और खास जगह है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, जो जैव विविधता के लिए मशहूर है। ये देश के उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ बाघ, तेंदुआ और हिमालयी भालू एक ही जंगल में देखे जा सकते हैं। जंगल प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब बढ़ते हैं असम की ओर, जिसे इसकी चाय बागानों की सुगंध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। असम का कामाख्या मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। असम में ही स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ सफारी के दौरान हाथी, जंगली भैंसे, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपनी अनूठी संस्कृति और सत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ की पारंपरिक नृत्य, नाट्य शैलियाँ और सरल जीवन शैली पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अब हम मणिपुर की ओर रुख करते हैं, जिसे आभूषणों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की लोकटक झील उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसकी खासियत इसके तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इस झील के बीचों बीच स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ दुर्लभ संगाई हिरण पाए जाते हैं। इम्फाल का इमा किथेल यह महिला बाजार भी बेहद अनोखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है।
करीब 500 साल पुराना ये बाजार न केवल खरीदारी के लिए बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता के मिसाल के तौर पर भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं बादलों के घर मेघालय की ओर, जहाँ की हरियाली, झरने और गुफाएं प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। यहाँ का नोहकलिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई करीब 1115 फीट है। मानसून के दौरान जब ये झरना पूरे वेग से बहता है तो इसका नजारा अविस्मरणीय होता है। चेरापूंजी और मासिनराम क्षेत्र में स्थित लिविंग रोड ब्रिज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। ये पुल स्थानीय खासी और जयंतिया जनजातियों ने पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़कर तैयार किए हैं और ये सैकड़ों वर्षों तक मजबूती से टिके रहते हैं। प्रकृति और मानवीय कौशल का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब हम मिजोरम पहुंचते हैं, जिसे पहाड़ों के लोगों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। यहाँ के पहाड़ों की चोटियों से दिखने वाला दृश्य मन मोह लेता है। अब चलते हैं नागालैंड, जो अपनी अनूठी संस्कृति और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव पूरे उत्तर पूर्व की संस्कृति का उत्सव माना जाता है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला ये महोत्सव नागा जनजातियों की समृद्ध परंपराओं, नृत्य, संगीत, कला और खान पान को प्रदर्शित करता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का कोहिमा युद्ध स्मारक और संग्रहालय स्थित है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। अब हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर, जो भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित उज्जैनता पैलेस राजसी वैभव का प्रतीक है। ये महल अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहाँ त्रिपुरा की कला, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किया गया है। इसे राज्य में स्थित नीर महल रुद्र सागर झील के मध्य स्थित एक भव्य महल है, जिसे त्रिपुरा के महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य ने बनवाया था। ये महल झील के शांत पानी में तैरता सा प्रतीत होता है और इसकी रोशनी रात में झील पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बनाती है। श्रोताओं, उत्तर पूर्वी भारत केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत और हर त्योहार एक कहानी कहता है। चाहे वो अरुणाचल की आध्यात्मिकता हो, असम के चाय बागानों की महक हो, मणिपुर की झीलों का सौंदर्य हो, मेघालय की गुफाओं का रहस्य हो, मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियाँ हो, नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता हो या त्रिपुरा के महलों का शाही वैभव, ये क्षेत्र प्रकृति और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। अगर आपने अभी तक उत्तर पूर्व की यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर जाइए और इस अद्भुत भूमि की सुंदरता को अपनी आँखों से देखिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं कनकलता। दोस्तों, पर्यटन की बात हो ही रही है तो हम अब आपको लिए चल रहे हैं गंगटोक। गंगटोक में हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने वहां के जिलाधीश से बात की और उनसे बातचीत का फोकस रहा कि गंगटोक में और खासतौर पर सिक्किम में पर्यटन के क्या अवसर हैं, क्या पर्यटन को लेकर विकास हुआ है और क्या संभावनाएं हैं। इस विषय पर ये विशेष साक्षात्कार आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं अभी गंगटोक में हूँ और गंगटोक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब तुषार निखेरे जी जो नागपुर से है आज हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद। गैंगटॉक या सिक्किम की जब हम लोग बात करते हैं, पहले जो सभी के लिए जहन में आते हैं दिमाग में, वो है यहाँ का पर्यटन, टूरिज्म सेक्टर। तो उसी से शुरू करता हूँ। क्या चैलेंजेस है आपके लिए यहाँ टूरिज्म सेक्टर को लेकर? दुनिया के बाकी हिस्सों से भी यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, तो एज ए हेड ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस है और क्या कदम आप उठा रहे हैं? थोड़ा जो चैलेंज हमें होता है वो, जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, एक्सटर्नल ज़्यादा है। हमारी डिपेंडेंसी रोड नेटवर्क पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होती है, बिकॉज 2023 के फ्लैश फ्लड के बाद से द नेशनल हाईवे हैज़ बहुत जगह पे कभी कभी लैंडस्लाइड की वजह से हो या मरम्मत की वजह से हो, काम स्लो होता है। उस वजह से भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ गैंगटॉक तक पहुँचने में उनको दिक्कत होती है। बट अभी रिसेंट पास्ट में NHIDCL को ये स्ट्रेच हैंडओवर हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द रिपेयर होके और बिटवीन सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक का सफ़र 3 घंटे 3.5 घंटे में ये पूरा हो, ताकि लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े गैंगटॉक आने के लिए। एक चैलेंज तो हमेशा कनेक्टिविटी का रहता है। दूसरा चैलेंज है कि जैसे सिक्किम में प्राकृतिक आपदाओं से भी बहुत बार जूझता है। कभी हमारे यहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, उस वजह से भी बहुत बार दिक्कतें होती है हमें बेसिक सर्विसेज पहुंचाने में। रोड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, सारा लगा हुआ रहता है कि जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको टैकल किया जाए। दूसरी चीज, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि एयर कनेक्टिविटी है। पाक्योंग एयरपोर्ट बहुत टाइम तक बंद था, अभी वो शुरू हो चुका है, बट बिकॉज ऑफ द वेदर बहुत बार फ्लाइटें कैंसिल हो जाती है। हमारी चॉपर सर्विसेज भी है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज वो भी ऑन है, बट जब कभी भी विजिबिलिटी का इशू हो तो वो उड़ नहीं पाता है। उस वजह से भी चैलेंजेस है, बट आई एम श्योर सिक्किम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आर बोथ वर्किंग टुगेदर, और दोनों की समन्वयता से ये जल्द से जल्द इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जी, दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोग स्वच्छता की बात करें, क्लीननेस की बात करें, एग्जाम्पल सेट किया है हम लोग की इस प्रदेश ने और गैंगटॉक ने भी, क्योंकि पर्यटक ज्यादा आते हैं यहाँ पे, एक है तो उस पर क्या आपको कुछ मुश्किलें नजर आ रही है? मैंने हमेशा एक चीज जहन में ये भी देखी कि जैसे ही कोई इंडियन टूरिस्ट विदेश में जाता है तो वो खुद से ही अपना जो कचरा हो या वेस्ट हो वो नियमित रूप से निर्धारित स्थान पे डालता है। जैसे ही कोई टूरिस्ट इंडिया में घूमने आता है तो शायद वो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं देती है, बट सिक्किम उस मामले में अलग है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ आपके श्रोताओं को कि 2008 में ही ये राज्य निर्मल राज्य करके घोषित हुआ था। सो 2012-13 में जो स्वच्छ भारत योजना बनी, उसकी परियोजना ही सिक्किम से ली गई। सो फर्स्ट निर्मल राज्य हम लोग बन चुके थे, और स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किया था, कहीं ना कहीं जाके उसकी प्रेरणा सिक्किम से भी मिलती है। सो यहाँ पे जब पर्यटक देखते हैं कि इतनी स्वच्छता है, लोगों के एक बेसिक सिविक कल्चर में ही स्वच्छता है, और बहुत ज़्यादा श्रेय मैं यहाँ पे गैंगटॉक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना चाहूँगा कि जिनकी मेहनत की वजह से आज गैंगटॉक आपको इतना सुंदर दिखाई देता है। केंद्र सरकार की एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो VVP, तो यहाँ भी कई आपके गांव हैं जो इस पे जुड़े हुए हैं, तो उस पे अगर आप बताएंगे कैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट में, इस प्रोग्राम के तहत आप क्या कदम उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में और क्या हम लोग देख सकते हैं? वाइब्रेंट विलेज जो संकल्पना है केंद्र सरकार की, उसमें सिक्किम में अगर हम देखें तो टोटल 46 विलेजेस, सो जिसमें मंगन जिले में आपके ऑलमोस्ट 42 विलेजेस है, और गैंगटॉक जिले में खाली सिर्फ 4 विलेजेस है, जिसमें हमारे पास छांगू, थेगू, नाथांग एंड नाथांग फॉरेस्ट ब्लॉक करके 4 विलेजेस हमारे यहाँ आते हैं। हमने काफ़ी सारी परियोजनाएं अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में सम्मिलित की हुई हैं, जो कि केंद्र सरकार की परिविधान में है। और रिसेंटली हमने एक VC के माध्यम से भी सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सैंक्शन होने के कगार पे है। मैं आपके श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा, नाथांग एक बहुत सुंदर जगह है, नेचुरल स्की स्लोप है, तो हमने हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स की संकल्पना हो, या हाई अल्टीट्यूड मल्टी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर हो, या फिर वहाँ पे हमने जैसे 1788 के इंडो तिब्बत वॉर की 30 सिमेट्रीज है वहाँ पे, तो उसको डेवलप करने की योजना हो। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमने वाइब्रेंट विलेज के स्कीम में हमने केंद्र सरकार की परिविधान में लाए हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही ये योजनाएं अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो उस जगह का काफ़ी विकास होगा।
अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें या स्किल डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें, यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कई सारे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। क्या आपको लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट है यहाँ की यूथ्स को नीड को फुलफिल करने के लिए? अगर आपको लगता है नहीं है तो क्या आपका कदम होने वाला है प्रशासन के तरफ से कि स्किल डेवलपमेंट को और बढ़ावा दिया जाए? स्किल डेवलपमेंट, सो ये जो दोनों आपने जो विषय यहाँ पे हमसे पूछे हैं, सो एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्रीज है। आई एम श्योर उनकी भी अपनी योजनाएं होगी, बट जैसे मैं बताऊं कि हमारे युवा स्किल डेवलपमेंट तो ले रहे हैं, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि जैसे अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो बनाने की जो स्किल्स है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो स्किल्स है, वो थोड़ी बहुत यहाँ पे लैकिंग है। और उसके लिए जैसे वेरियस रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, ITIs है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है हाई एजुकेशन के लिए। बिल्कुल। जिला प्रशासन की तरफ से आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत से मुद्दे हम लोग के सामने रखे, यहाँ पे आप उस पर काम कर रहे हैं, और क्या नया आप नवासा लेके आ रहे हैं, नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईज ऑफ लिविंग हो या लोगों को ज़्यादा सुविधा यहाँ पे मुहैया कराया जाए? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब से हम लोग आए हैं, नॉट जस्ट विथ मी बट जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यहाँ पे रहे, हमारा हमेशा संकल्प यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग सुविधाएं पहुँचाएं, ताकि लोग बहुत दूर दराज से आते हैं यहाँ पे, उन्हें ज़्यादा वेट ना करवाना पड़े। यहाँ पे आके उनको एक ऐसा एहसास हो कि हम ऐसे ऑफिस में आए हैं कि जहाँ पे हमारा काम बहुत सरल तरीके से हो। मेरे टेन्योर में हमने एक टोकन मैनेजमेंट सिस्टम अभी रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। इसमें जैसे आप लोग बहुत बार पिज्जा हट जाते हैं, KFC जाते हैं, तो आप बस अपना टोकन देते हैं और उससे फिर आपको पैसा भर के फिर आपको उसका यू गेट योर फूड डिलीवर्ड। सिमिलरली हमने लोगों की सहायता के लिए दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन में जितनी सारे सर्विसेज हमारी SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, OBC हो, इनकम हो, अनमैरिड सर्टिफिकेट हो, ये सारी ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध है। बट अगर किसी को फिर भी लगता है कि DC ऑफिस आना चाहिए, उनके लिए हमने टोकन मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। पहले हर एक आदमी को हर एक टेबल पे जाके अपना एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल घुमानी पड़ती थी। अभी ये सारा सिस्टम बंद करके सिंगल विंडो में ही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक बार चेक करके अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही है तो आपके उसके अगेंस्ट में कुछ टोकन दिया जाएगा, और जो प्रोसेसिंग होते रहेगी उसका भी सारा स्टेटस हमने स्क्रीन लगाई हुई है। और जैसे ही टोकन प्रोसेस हो जाता है आपको एक मैसेज आएगा, आप उसी विंडो में जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट की थी प्लीज़ आप आइए और अपना सर्टिफिकेट इशू करवा के लीजिए। आपको पूरा टाइम DC ऑफिस में बैठने की ज़रूरत नहीं है। यही सारी सुविधा ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया था मदर पॉट्स को लेके कि बहुत बार लैक्टेटिंग मदर्स को दिक्कत आती है कि टूरिस्ट प्लेस में कि जैसे बच्चों को लेकर घूमे तो एक प्राइवेट स्पेस हो उनके लिए, तो उसी को लेकर हमने 5 जगह पे, जैसे MG मार्ग हो गया, आपका लाल बाजार हो गया, DC ऑफिस हुआ, ऊपर आपके हनुमान टोक हो गया, सिंगताम बाजार एरिया में हमने मदर पॉट्स लगाए हैं। प्लीज़ आप उस सुविधा का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल द लैक्टेटिंग मदर्स, फील फ्री टू कम आउट एंड फीड योर बेबीज इन अ प्राइवेट स्पेस, तो आपको उस चीज़ की दिक्कत नहीं जाएगी। होपफुली इससे लोगों की समस्या थोड़ी कम हो। जी, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। आकाशवाणी की तरफ से फिर से थैंक यू। श्रोताओं, अगरतला में एक विशेष थिएटर महोत्सव का आयोजन किया गया था और ये महोत्सव 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चला। इस महोत्सव में क्या कुछ खास रहा, हम सीधे जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता कुणाल शिंदे से। कुणाल, हमारे श्रोताओं को बताएं कि थिएटर के इस महोत्सव में क्या कुछ खास ऐसी चीज रही जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कमल जी, ये जो भारत रंग महोत्सव है, जैसे हमें सबको पता है, NSD जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इनके जो नाटक होते हैं उनकी प्रस्तुति होती है। यहाँ पे अगरतला में नजरुल कला क्षेत्र है, यहाँ पर ये 5 दिवसीय उत्सव संपन्न हुआ। 11 से 15 फरवरी के बीच में ये उत्सव हुआ। यहाँ पे 5 अलग अलग दिनों में 5 नाटक देखने को मिले। जैसे हम अभी रंग महोत्सव और थिएटर की बात कर रहे हैं, नाटक की बात कर रहे हैं, तो इसमें इब्राहिम अलकाजी जो भारतीय रंगमंच के एक महान व्यक्तित्व और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पहले निदेशक थे, उनके शब्दों में अगर बताया जाए तो रंगमंच में अभिनय करना पवित्र अनुष्ठान के समान है, ऐसा उनका कहना था। और हर भावना एक प्रार्थना है और हर क्षण जीवन का उत्सव। तो इस छोटे से वाक्य में हमको ये समझ में आता है कि इब्राहिम अलकाजी साहब का जो रंगमंच के तरफ जो लगाव था, जिस तरह से वो देखते थे रंगमंच को, कितना महान उनका योगदान है। और इसी के चलते
जो ये 5 दिवसीय रंग महोत्सव यहाँ पे हुआ, भारत रंग महोत्सव NSD का, तो इसमें भी कलाकारों द्वारा बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही शानदार प्रस्तुति उनकी देखने मिली। और अगरतला के लोगों के लिए ये साकार होते हुए देखना, मतलब NSD के कलाकारों ने जो प्रस्तुतियां की, ये काफी मतलब यहाँ के लोगों को बहुत ही भाई है। तो कुणाल, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कौन से प्रमुख नाटक इस रंग महोत्सव में दिखाए गए और दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया थी इन नाटकों को लेकर, इस बारे में भी अगर आपके पास विस्तार से जानकारी हो। थिएटर प्रेमियों को इस नाट्य उत्सव में 5 चुनिंदा नाटकों को देखने का अवसर मिला। इनमें से तितर बितर एक नाटक है, तीची तीता टोटो तुरु, तानीला तानियो और सुपर संस्कार जैसे नाटक शामिल थे। इन्हीं में से एक है नाटक कमलजीत, जिसका नाम है वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। इसकी भी प्रस्तुति यहाँ पर हुई। इसका निर्देशक किया है सुंदरलाल छाबड़ा ने। और ये जो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, ये जो नाटक है, ये महान हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की 2 कहानियों पर आधारित है। इन 2 कहानियों का नाम है छोरी और बड़े भाई साहब। और बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। जी। तो दोनों कहानियां बचपन की यादों और 19वीं सदी की भारत की पृष्ठभूमि में बच्चों की दुनिया को दर्शाती है। इन कहानियों में बच्चों से जुड़े मुद्दे, उनकी खुशियां और शिक्षा से जुड़ी चिंताएं दिखाई गई है। वो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए दिलचस्प है। चोरी कहानी एक बच्चे के मासूम मन की सरल भावनाओं को खूबसूरती से प्रस्तुत करती है, जहां वयस्कों के मन में अक्सर कटुता और चिंता बनी रहती है कि ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए बाल सुलभ मासूमियत को बनाए रखना जरूरी है। दूसरी ओर बड़े भाई साहब जो कहानी जो प्रस्तुत की गई, ये 2 भाइयों के रिश्ते की खट्टी मीठी नोक-झोंक को हास्य के माध्यम से दर्शाता है। ये कहानी रटने पर आधारित, जैसे हमें सबको ज्ञात होगा, जब हम विद्यार्थी थे तो हमें भी ये रटने की एक आदत लगी रहती थी, तो ऐसे लगता था कि रटने से सब कुछ आ जाता है। बट जो हमारे वयस्क थे तो हमें हमेशा बताते थे कि रटने से तो हमें उतने समय के लिए याद रहेगा, बट आगे जाके हमें अगर कुछ याद रखना है तो उसको समझना जरूरी है। तो इसी पर ये आधारित ये एक शिक्षा प्रणाली को की एक आलोचना करती है, हास्य रूप में है ये। और साथ ही ये संदेश भी देती है कि शिक्षा और जीवन के अनुभव के बीच संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। तो ये काफी दिलचस्प कहानी है। वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी जो प्रस्तुति हुई, ओवरऑल जैसे बताया जाए तो म्यूजिक, उनका अभिनय, जो ऑडियंस आए थे तो उन्होंने भी काफी इसको सराहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। विस्तार से आपने भारत रंग महोत्सव में क्या कुछ आयोजन हुआ अगरतला में, उसके बारे में हमें जानकारी दी। धन्यवाद। श्रोताओं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का बीते गुरुवार स्थापना दिवस मनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये कहा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई। प्रकृति के आशीर्वाद और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले दोनों राज्य भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे यकीन है कि दोनों राज्यों के लोग अपनी असाधारण प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को प्रगति, उत्कृष्टता और नए अध्याय लिखने की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई। ये राज्य अपनी समृद्ध परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मेहनती और गतिशील लोग भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जबकि उनकी जीवंत जनजातीय विरासत और अद्भुत जैव विविधता इस राज्य को वास्तव में विशेष बनाती है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश निरंतर समृद्ध होता रहे और आने वाले वर्षों में इसकी प्रगति और सद्भाव की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री ने इसी तरह मिजोरम के लोगों को भी शुभकामनाएं देते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा, मिजोरम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये जीवंत राज्य अपने आकर्षक परिदृश्यों, गहरी परंपराओं और लोगों की उल्लेखनीय गर्मजोशी के लिए जाना जाता है। मिजो संस्कृति विरासत और सद्भाव का एक सुंदर मिश्रण दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मिजोरम निरंतर समृद्ध होता रहे और आने वाले वर्षों में इसकी शांति, विकास और प्रगति की यात्रा और भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, अरुणाचल प्रदेश के हमारे बहनों और भाइयों को राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर अरुणाचल प्रदेश ने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
राज्य नई ऊंचाइयों को छुए। अमित शाह ने एक और पोस्ट में कहा, मिजोरम के हमारे बहनों और भाइयों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई। समृद्ध विरासत से संपन्न मिजोरम के लोगों ने हमेशा राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। मैं राज्य के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना करता हूं। इसी तरह से अन्य गणमान्य व्यक्तियों के भी इन दोनों राज्यों के स्थापना दिवस पर संदेश देखने को मिले। तो अब हम आपको अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों से संबंधित एक रिपोर्ट सुनवा रहे हैं। ये रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता राकेश ढोले ने। 100 से अधिक जनजातियों और उप जनजातियों की विशिष्ट पहचान के साथ अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे विविध राज्यों में से एक है। ये जनजातियां विभिन्न रंगों के फूलों की तरह हैं, जो पहाड़ों और घाटियों की प्राकृतिक सुंदरता में एक सुंदर कलाई की तरह नजर आती है। यह खूबसूरत राज्य 20 फरवरी 1987 को एक पूर्ण राज्य बना। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। प्रशासनिक रूप से राज्य को 27 जिलों में विभाजित किया गया है। हमेशा की तरह राज्य स्थापना दिवस पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा, प्रभा किरण चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। मुख्य समारोह ईटानगर के आईजी पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त केटी पटनायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर एक हरित राज्य है, जहां अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से विपरीत कभी उग्रवाद जैसी समस्या नहीं रही। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा राज्य है जहां सभी लोग एक समान भाषा बोलते हैं और जय हिंद के गूंजते नारों के साथ राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहते हैं। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, क्योंकि इसकी सीमाएं तिब्बत, चीन और म्यांमार से सटी हुई है। उन्होंने यो भी कहा कि राज्य के लोगों ने हमेशा भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का समर्थन किया है और सीमाओं की सुरक्षा में उनकी मदद की है। राज्यपाल ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा से केंद्र शासित प्रदेश और फिर पूर्ण राज्य बनने तक का यह सफर अरुणाचल प्रदेश को अधिक राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे राज्य अपने विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सका है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस अवसर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश संसाधनों से भरपूर राज्य है और यह हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न नीतियां बना रही है और इन्हें जमीन पर लागू कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में आज अरुणाचल प्रदेश ने काफी प्रगति की है। राज्य के जल विद्युत क्षमता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश इस क्षेत्र से हर साल 10,000 करोड़ रुपए की आय अर्जित करेगा। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार की 26% इक्विटी हिस्सेदारी की मांग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिससे सभी आगामी जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य को बड़ा लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर दायरे के लिए राकेश ढोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।